मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे और ये फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सिलेबस में है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन। प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों से पढ़ने, उनका अध्ययन करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन से पहले हम ये जानें व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि आज आधुनिक युग में लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वो बहुत ही पॉपुलर है, लोकप्रिय है, और विभिन्न देशों में इसके विभिन्न रूपों को अपनाया जाता है। ये लोकतांत्रिक प्रणाली इतनी लोकप्रिय है कि जहां साम्यवादी व्यवस्था है, मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर जो व्यवस्था है, राज व्यवस्था, वे भी अपने आप को साम्यवादी या मार्क्सवादी लोकतंत्र कहते हैं। और पश्चिमी देश, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है, उसमें तो उदारवादी लोकतंत्र, और संपूर्ण विश्व में उदारवादी लोकतंत्र प्रसिद्ध है ही। तो उसमें जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें संप्रभु शक्ति अंतिम रूप से जनता के अंतर्गत निहित होती है। उस संप्रभु शक्ति का जनता या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करती है, तो वो शासन प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और जहाँ जनसंख्या, विशाल जनसंख्या है, विशाल भूभाग है, ऐसे बड़े राष्ट्रीय राज्य जहाँ हैं, वहाँ संभव नहीं है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से उस संप्रभु शक्ति का प्रयोग कर पाए। तो जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग करती है, अप्रत्यक्ष रूप से उस शक्ति का प्रयोग करती है, तो वो शासन व्यवस्था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहलाती है। और इसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को, इसी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है। अब ये आपको भली भांति मालूम होगा कि जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे, सिटी स्टेट, जिनकी हमने पिछले कक्षाओं में चर्चा की है, उस समय भी लोकतंत्र प्रचलित था और उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि उसको सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मानना भ्रम होगा, क्योंकि समाज में उन दिनों वहाँ का जो यूनानी समाज था वो दो भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र जन यानी फ्री मैन, और दूसरी तरफ स्लेव, दास। और जो राजनीतिक अधिकार थे वो केवल ये जो स्वतंत्र जन थे, फ्री मैन, इनके पास ही सीमित थे। वहाँ स्त्रियों को भी कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ऐसी व्यवस्था थी। आज के युग में जनसंख्या इतनी विशाल हो गई और विशाल भूभाग स्थापित हो गए, बड़े राष्ट्रीय राज्य हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र को लागू करने का एक ही तरीका है, वो है जनता अपने प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के लिए शासक के रूप में उनको नियुक्त करे
और उनके शासनकाल में उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखे, और यदि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो उनको पद से हटा सके। और यह व्यवस्था प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाती है। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र की जो प्रचलित पद्धति है उसके अनुसार चुनाव का अधिकार जो है वयस्क व्यक्तियों को होता है और चुनाव जो है साधारणतः बहुमत के आधार पर होता है। जब कोई प्रतिनिधि चुन लिया जाता है तो वो केवल बहुमत का प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधि ही नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का प्रतिनिधि बन जाता है। वर्तमान समय में आधुनिक जो राज्य हैं उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो पुट देने के लिए कुछ उपाय अपनाए जाते हैं। उसमें कुछ तरीके हैं, कुछ साधन हैं, जिनको हम कहते हैं परिप्रेक्ष्य या जनमत संग्रह, रेफरेंडम। दूसरा है उपक्रम अर्थात इनिशिएटिव, और तीसरा है प्रत्याह्वान, रिकॉल। अब ये जो परिप्रेक्ष्य है या कहें कि इसको जनमत संग्रह, इसका तात्पर्य क्या है कि जो भी प्रस्तावित कानून है उसको सीधे जनता से पूछ लेना, जनता की राय ले लेना, इसे हम परिप्रेक्ष्य या जनमत संग्रह कहते हैं। और संवैधानिक मामलों पर जनमत, लोकमत को प्रभावित करने वाले व्यापक विषय पर इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जनता से सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई फलां कानून बनाना है, इसमें आपकी क्या राय है। या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है उस पर राय पूछ ली जाती है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में जो यूएनओ का सदस्य नहीं था तो जनमत संग्रह के आधार पर राय पूछी गई कि भाई क्या देश को यूएनओ का सदस्य बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो ये होता है परिप्रेक्ष्य या जनमत संग्रह। दूसरा है उपक्रम इनिशिएटिव। नाम से ही जाहिर है कि जनता स्वयं विधानमंडल से कोई कानून बनाने का प्रस्ताव कर सकती है। एक निश्चित संख्या अपने सरकार को कोई प्रपोजल बना करके, विधानमंडल को कोई प्रपोजल बना कर देते हैं और फिर वो कानून बनता है, तो उसको उपक्रम कहते हैं, यानी जनता की तरफ से इनिशिएटिव लिया जाता है इसमें। और तीसरी व्यवस्था है प्रत्याह्वान या रिकॉल, और इसकी जब तब भारत में भी मांग की जाती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है एक समय विशेष के लिए। उदाहरण के लिए भारत के जो विधानसभाओं के चुनाव हैं या लोकसभा के चुनाव हैं उसमें 5 वर्ष के लिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। जैसे संसद में लोकसभा का सदस्य, विधानसभा में विधानसभा का सदस्य। 5 साल के बीच में जनता का उस प्रतिनिधि में कोई कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं होता है। वो प्रतिनिधि जनता को चुनाव में जो भी कुछ वादे या जो भी अपनी पार्टी या खुद के घोषणा पत्र के आधार पर वो चुनाव जीतता है, मत प्राप्त करता है, यदि वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता तो जनता के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो उसको बीच में नियंत्रित कर सके। और उसी चीज़ पे जनता को शक्ति प्रदान करने के लिए व्यवस्था होती है प्रत्याह्वान की। इसमें ये व्यवस्था होती है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का व्यवहार यदि संतोषजनक ना हो तो जनता उन्हें पद से हटा करके उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है, यानी उसको वापस बुला सकती है। ये पद्धति प्रत्याह्वान या रिकॉल कहलाती है। वर्तमान में छोटे छोटे देश में भी
ये संभव नहीं है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता शासन शक्ति या प्रभु शक्ति का प्रयोग करे। तो उन देशों में लोकतंत्र को व्यवहारिक रूप देने के लिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुट देने के लिए ये व्यवस्थाएं अपनाई जाती हैं। परिप्रेक्ष्य या जनमत संग्रह, दूसरा उपक्रम या इनिशिएटिव, तीसरा प्रत्याह्वान या रिकॉल। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत क्या हैं, अर्थात जनसाधारण का जो प्रतिनिधित्व है किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, उसको अलग अलग जो राजनीतिक सिद्धांतकार हैं उन्होंने अपने तरीके से उसको परिभाषित किया है। तो उसमें ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं प्रतिनिधित्व के। प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, रिएक्शनरी थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दूसरा है प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत, कंजर्वेटिव थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा है प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और चौथा है प्रतिनिधित्व का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, अर्थात रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें पहला जो है प्रतिनिधित्व का प्रतिक्रियावादी सिद्धांत, इसके मुख्य जो प्रवर्तक हैं, पैरोकार हैं, वो थॉमस हॉब्स हैं और अलेक्जेंडर हैमिल्टन हैं। इस सिद्धांत का जो सबसे ज़्यादा जोर है वो है व्यवस्था पर और सत्ता पर, यानी ऑर्डर और अथॉरिटी की आवश्यकता पर यह बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार कार्यपालिका और संसद अपनी समझ से जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी सिद्धि की करती है। उनको जो उचित लगता है, उनकी जो समझ है, उसके हिसाब से लोकहित के मामले की प्राप्ति के लिए काम किया जाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव के लिए यानी कार्यपालिका के लिए राजतंत्र को सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। और इस सिद्धांत का ये भी मानना है कि लोकमत की ओर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन उससे बंध के नहीं रहना है। इस व्यवस्था में, इस सिद्धांत में सत्ताधारियों पर जनसाधारण के नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत से विचारक तो इसे अलोकतांत्रिक कहकर अस्वीकार करते हैं। दूसरा सिद्धांत है प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत, और इसके मुख्य जो प्रवर्तक हैं, पैरोकार हैं, वो एडमंड बर्क और जेम्स मैडिसन हैं। ये जो रूढ़िवादी विचारक हैं, ये सार्वजनिक नियंत्रण को तो स्वीकार करते हैं, पब्लिक कंट्रोल को मानते हैं, लेकिन शासन प्रक्रिया में जनसाधारण की जो पार्टिसिपेशन है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को अनुमति नहीं देते हैं। इनका ये मानना है कि जो जनसाधारण है वो विशिष्ट वर्ग यानी एलिट ग्रुप, एलिट जो क्लास है, एलिट ग्रुप है, उसमें से शासकों को चयन करना चाहिए। जनसाधारण का इतना ही काम है। लोगों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे अपने प्रतिनिधियों को कोई निर्देश दें, इंस्ट्रक्शन दें, या किसी समस्या विशेष दृष्टिकोण अपनाने के लिए उन्हें विवश कर सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि वो अपने इन प्रतिनिधियों से संतुष्ट नहीं है तो अगले चुनाव में हटाकर विशिष्ट वर्ग में से किसी दूसरे का चयन कर सकते हैं। तीसरा सिद्धांत है प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत, लिबरल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इसके मुख्य पैरोकार प्रवर्तक जो हैं जॉन लॉक और थॉमस जेफरसन हैं। और ये सबसे ज़्यादा लोकतंत्रीय सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी लोग समान हैं और इसलिए शासन करने के लिए भी समान रूप से समर्थ हैं। अतः प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने निर्वाचक के संदेश वाहक के रूप में कार्य करना चाहिए। जो उनके निर्वाचक हैं उनका मैसेंजर है, वो नीति निर्माता नहीं है। और इन प्रतिनिधियों को उस ढंग से ही काम करना चाहिए जैसा निर्वाचक चाहते हैं। और चौथा है प्रतिनिधित्व का आमूल परिवर्तनवादी सिद्धांत, रेडिकल थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, और इसके मुख्य पैरोकार जो हैं जीन जैक्स रूसो और नव वामपंथी जो विचारक हैं वो हैं।
इस सिद्धांत में लोकमत को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। ये प्रतिनिधि शासन को स्वीकार नहीं करते। ये सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अभिशासन प्रणाली मानता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो ये सिद्धांत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही सच्चा लोकतंत्र मानता है। तो इसमें ये जो 4 सिद्धांत, अभी हमने इन 4 सिद्धांतों की जो चर्चा की है, उसमें सबसे ज़्यादा जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है वो है प्रतिनिधित्व का उदारवादी सिद्धांत। तो ये प्रतिनिधित्व के कुछ सिद्धांत हैं। धन्यवाद।